क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नए कानून, लेकिन क्या सुनिश्चित हो पाएगा न्याय? आज इसी पर बात करेंगे, स्ट्रेट टॉक में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं उनसे। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट आशुतोष शर्मा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर दीपा सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर दीपा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। तो आशुतोष जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मॉनसून सेशन जो है खत्म हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन संसद का ये जो सत्र था, ये भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से ऐतिहासिक माना जाएगा। तो सबसे पहले ये जो नई संहिताओं का आगाज हुआ है, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या फिर एविडेंस एक्ट की बात ही क्यों ना हो, बदलाव क्यों किया गया है, क्यों लाया गया है, इन सबसे इतर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप इस बदलाव पर क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है इस पर? देखिए गिर जी, जो भारतीय आचार संहिता है, जो इंडियन पिनल कोड है, ये लगभग 140-150 वर्ष पुरानी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। और आज की जैसे न्यायिक प्रक्रिया को देख रहे हैं, केसेस कोर्ट में सालों साल चलते रहते हैं और जस्टिस लोगों को नहीं मिल पाता है। न्याय मिलता भी है तो काफ़ी समय के बाद। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर 20 साल 40-50 साल के बाद कुछ न्याय मिल भी रहा है तो उस न्याय का क्या औचित्य रह जाता है। तो एक तो न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए इन कानूनों में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक था। और जो कानून बनाए गए उस समय के हालात क्या थे, आज के हालात क्या हैं, उसके हिसाब से कानून में बदलाव भी जरूरी है। समय समय के हिसाब से देश के हालात बदलते हैं, प्रक्रिया बदलती है, लोगों का स्वभाव बदलता है, उस हिसाब से कानून में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक समझते हुए अमित शाह जी ने संसद के सदन में आखिरी दिन 11 अगस्त को इन बदलाव का अनुमोदन किया। तो अब ये जो बदलाव आएंगे, इससे आने वाले उसमें न्यायिक प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव होगा और इसका क्या फ़ायदा होगा, ये देखना है हमारे को। कि हमारी जो आईपीसी एक्ट है 1860 का चला रहा है, जो कि लगभग 160-65 साल पुराना है। अब 160 साल में कितना बदलाव आया, अंग्रेजों के ज़माने में क्या हालात थे, आज भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में क्या हालात हैं और क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या आना चाहिए, क्राइम के उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, लोगों के मानसिक स्थिति में क्या बदलाव है, इन सब चीज़ों को देख करके इनमें अमेंडमेंट को लोकसभा में लाया गया है। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता 2023 ये आईपीसी को रिप्लेस करेगी, जो 1860 का पुराना सेक्शन, उसको भी रिप्लेस किया जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 आ रहा है, वो भी इसको बदलेगा। 1872 में जो लागू किया गया था, 1872 से अभी तक चला रहा था, तो उसमें भी काफी बदल किए जा रहे हैं। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें 167 टोटल, वो जिसको करके 170 कर दिया गया है। ठीक है, ओल्ड एक्ट 11 सेक्शन थे, हटा करके अब 356 कर दिया गया है। काफी बदलाव सेक्शंस को हटाया गया है और थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करने के बाद इनको सरल किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल हो और न्याय जल्दी से जल्दी मिल पाए। भारतीय कोर्टों में हम देखते हैं, ट्रायल कोर्ट में है, फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील, आते आते सुप्रीम कोर्ट आते आते 20, 25, 30 साल, 35 साल लग जाते हैं। अभी हाल ही में हमने एक कोई केस डिसाइड हुआ जिसको 2005 की पिटीशन 2023 में 18 साल के बाद उसको न्याय मिला है। 18 साल का समय किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रेजेंट न्यायिक प्रक्रिया जो है, आजकल के हालात को देखते हुए, प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, आज देश की हालत क्या, आज देश की आबादी कितनी बढ़ गई है, देश आज़ाद हुआ 1947 में, 75 वर्षों में काफ़ी बदलाव आए हैं और उस समय जो ठीक था उस हिसाब से कानून बनाया, थी टाइम तक हम फॉलो किए और उसको देखते हुए चुनाव में बदलाव लाने अत्यंत आवश्यक थे। उनको पार्लियामेंट के सदन में रखा गया है। अब अगला सदन जब शुरू होगा तो इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये सकारात्मक है, भारतीय उसमें कानून प्रक्रिया में एक बहुत सकारात्मक कदम है अमित शाह जी ने जो रखा, और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। और जब ये जी कमिंग स्टेप्स का कमिंग डेज में पता लगेगा इसके क्या 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 रिपरकशन है, क्या क्या बदलाव के क्या असर पड़ रहे हैं। कानून विज्ञों ने बहुत सोच समझ के ये बदलाव लाए हैं
जिस समय आज से 1860 में बनाया गया और आज बनाया गया 160 साल में काफी बदलाव आए हैं। तो कानून एक्सपर्ट्स जो लॉ लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सोच समझ के इसमें बदलाव लाया और ये जब पास हो जाता है तो उसके बाद जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो इसके बदलाव के सकारात्मक असर भी देखने को मिले। वो देखना होगा कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसका सकारात्मक जो इफेक्ट है वो किस तरीके का होगा। यहाँ पर मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि 2019 में भी इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में इसको लेकर बात रखी थी। अब इसे विधेयक के रूप में जो है वो पेश किया गया है। अब आगे जब पास होगा तो ये पूरी तरीके से कानून बन जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि ये जो न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की बात यहाँ पर सरकार कर रही है, क्या वो बदलाव जो है वाकई में धरातल पर दिखता भी है या फिर नहीं। डॉक्टर दीपा जी, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी। यहाँ पर जैसे सुतोष शर्मा जी कह रहे हैं, आपने कपिल सिब्बल को भी सुना होगा, पूर्व कानून मंत्री जो रहे हैं, उन्होंने इसे लेकर जो है बड़े सवाल खड़े किए हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये जो बदलाव किए गए हैं, ये जो नई संहिता के साथ आगाज आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का किया गया है, नए फ्लेवर में क्या लगता है आपको, ये बदलाव क्या लाने की जरूरत थी? इन बदलावों को क्या आप वेलकमिंग स्टेप्स मानती हैं? देखो, बदलाव लाना तो बहुत जरूरी था। जैसे कानून के बारे में कहा जाता है कि वो समय तक टेक्नोलॉजी और सोशल जो आपकी मान्यताएं जैसे बदलती रहती हैं, उसके हिसाब से आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कानून में तो बदलाव आवश्यक था। बट ये कहना कि बहुत ही सकारात्मक होगा इसके परिणाम और न्याय सुनिश्चित होगा, उस पे आज भी प्रश्न चिन्ह है। उसको बहुत पहले से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने जहां तक जितने भी चेंजेस पढ़े हैं उसमें तो मुझे लगा कि सिर्फ सीरियल नंबर बदल दिया है, सीक्वेंसिंग बदली गई है। हमें कितना अच्छा मौका मिला था, हम इसकी भाषा को बहुत सरल बना सकते थे, जो कि जरूरी नहीं कि कानून सिर्फ वकीलों और जजेस के लिए ही होता है और बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए भी होता है। कानून सभी नागरिकों के लिए है। तो इसको बहुत लेंदी ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी गई थी, इसको थोड़ा कम लेंदी किया जा सकता था और इसकी भाषा को बहुत सरल बनाया जा सकता है। वेलकमिंग स्टेप इसलिए है कि इन्होंने कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, जैसे मॉब लिंचिंग पे कानून ले आए हैं, या फिर जो ये अपना कम्युनिटी सर्विस को इन्होंने पनिशमेंट में इंक्लूड कर लिया। और एक जो डेफिनेशन है he includes she and transgender also, so which is a very innovative step. And जो आपको कई बार हम सुनने में आता था, सर्वोच्च न्यायालय के व्यू आते थे ना कि ये रेप नहीं है अगर किसी ने सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस और शादी की प्रॉमिस पे शारीरिक संबंध बनाए हैं तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो उसमें पीड़िता के पास कोई रेमेडी नहीं होती थी, तो अब उसके पास रेमेडी है। सो बहुत अच्छा भी है, लेकिन जहां तक मैं इसको पढ़ पाई हूँ, क्योंकि समय बहुत कम था, बहुत बारीकी से इसको नहीं पढ़ाया, बट उससे यही लगा है कि कोई बहुत उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। ओके, आप कानून को कितना ही सख्त बना दीजिए, निर्भया कांड के बाद पॉक्सो आया, कितनी डेथ पेनल्टी और कितने ये सारा हमने सिवियर कर दिए पनिशमेंट, क्या रेप होना रुक गया, डेथ पेनल्टी और बहुत सारी चीजें। मतलब आप खुद ही देखिए, क्या अपराधों की होने में संख्या में कमी आई है? नहीं आई है, बढ़े ही होंगे। तो ये पहले से ही निर्धारित कर लेना कि बहुत सकारात्मक है, इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, उसमें अभी मेरे हिसाब से तो प्रश्न चिन्ह है। वो आने वाला समय ही बताएगा कि ये चेंजेस कितने सकारात्मक हैं और कितना ये न्याय को सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल, ये जब से बदलाव की बात यहाँ पर इनको लेकर कही गई है, तमाम जो वकील भी सामने आए हैं और सबने अपने अपने जो तर्क वितर्क यहाँ पर दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं। किसी ने इसको वेलकमिंग स्टेप्स करार दिए हैं, तो किसी ने कहा है कि बदलाव तो कर दिए हैं, लेकिन जिस मकसद से ये बदलाव किए गए हैं, क्या वो मकसद पूरा भी हो पाएगा? तो ऐसे में जब वकील खुद ये बात कह रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल यही है कि बदलाव के साथ जरूर इसमें कुछ बड़ी कमियां तो हैं, देयर आर सम बिग मिसेस। हम चर्चा उस पर भी करेंगे। सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। आईपीसी, सीआरपीसी, तमाम ये जो नई संहिताओं के साथ जिस आगाज की बात यहां पर हो रही है,
और उसका इफेक्ट किस तरीके का होगा, चर्चा उसी पर हम कर रहे हैं। क्या इस बदलाव के साथ जो हमारा एक न्यायिक ढांचा है, क्या उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव हो पाएगा? क्योंकि सबसे जरूरत तो यही है कि केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं और जब केसेस की बारी आती है तो फिर सालों साल लग जाते हैं, उस पर सुनवाई होती रहती है और ऐसे में जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उनको जब न्याय मिलता है तो देखा जाए तो वो काफी एक लंबा अरसा हो जाता है। ऐसे में क्या उस न्याय को वाकई हम न्याय कह सकते हैं? तो कुल मिलाकर अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि न्याय प्रक्रिया में ही तेजी लाई जाएगी और इसीलिए इसका बदलाव जो है वो किया गया है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि कानून तो देखिए, कानून का सिर्फ एक नाम बदला गया है, उसमें कुछ धाराएं हटा दी गई और कुछ ऐड ऑन कर दी गई हैं। आज हम इसी पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मकसद से ये जो बदलाव लाए गए हैं, क्या वो मकसद वाकई पूरे होंगे भी, उस सफल अंजाम तक पहुंचेंगे भी? दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, दोनों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। डॉक्टर दीपा जी, ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा था कि कुछ सरल इसे बनाया जा सकता था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ताकि आम जनता, एक लेमैन भी जो है वो इस भाषा को समझ सके, तो सीरियल सीक्वेंसिंग को जस्ट चेंज किया गया है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या लगता है आपको, जब शनिवार को, शुक्रवार को इस पर बातचीत हुई थी, क्या कोशिश की गई है सरकार की ओर से कि ये जिस मकसद से लाने की कोशिश की जा रही है, क्या कोशिश उनकी रही होगी, क्या सुनिश्चित किए जाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और क्या जो हमारा एक प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है, जो न्यायिक ढांचा है, उसके तहत क्या हम उसमें सफल हो पाएंगे जो बात सरकार कह रही है? आप इस पर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, फिर मैं इसी पर आशुतोष जी से भी उनका ओपिनियन लूंगी। हाँ, कुछ एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी गीत इसमें, क्योंकि जैसे इन्होंने पनिशमेंट में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को जोड़ दिया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होगी और कोर्ट कैन ऑर्डर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एंड अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं सर्वोच्च माननीय न्यायालय द्वारा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज इनह्यूमन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक तो यही मुद्दा रहेगा कि क्या निचली कोर्टें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट देना चाहेंगी, अभी तक जो उनका कंडीशनिंग इस तरह की हुई है, या फिर क्या हम कम्युनिटी सर्विस को एज पनिशमेंट की फॉर्म में देने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है? अभी कहाँ डिफाइन है कैसी कम्युनिटी सर्विस, कौन अवार्ड करेगा, कौन उसको सुपरवाइज करेगा? इस पर तो बात ही नहीं की उन्होंने। हाँ, बिल्कुल, इससे बात नहीं करी। और एक और जो इसमें खामी है, उसमें लिख दिया है कि इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस ही मे अंडरगॉन फर्दर पनिशमेंट ऑफ 2 months और 3 months। सो इट्स अ चॉइस। इफ ही डजंट वांट टू डू कम्युनिटी सर्विस, वो आराम से कह देगा ठीक 2-2.5 महीने जेल में चले जाएंगे, हमें नहीं करनी कम्युनिटी सर्विस। सो कई चीजें अच्छी हैं कि पनिशमेंट में फाइन बढ़ा, जो कि 1860 में नहीं से बहुत इसके बाद चल रही है कि सिटीजन कहाँ खत्म हो गया। अगर पहले से तो फिर भी एम्बिग्विटी थी, अगर कोई अक्यूज के पास एक तरीका था उससे निकलने का, लेकिन अब तो इतना उसको एक्सप्लेन कर दिया बड़ा इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, फाइनेंशियल मीन्स के माध्यम से, यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, तो इट्स सो इलैबोरेट एंड एक्सप्लेनेशन इज वेरी ऑब्स्क्योर। सो अगर कानून की भाषा ही बहुत ऑब्स्क्योर है तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो उसमें न्याय होगा या नहीं होगा? मैं चाहूंगी इस पर आशुतोष जी आप अपनी एक और बात देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए ले आए हैं ये 101 क्लॉज 2 कहती है कि अगर 2, 4, 5 लोग मिलके किसी का मर्डर करते हैं तो उसमें सजा सुनिए, नॉट लेस देन 7 years मर्डर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और अगर एक आदमी एक बंदे का मर्डर करता है तो उसमें 2 ही सजा है, लाइफ या इम्प्रिजनमेंट, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। So mob lynching में one person, the accused, they can get away with the 7 years imprisonment. तो मुझे नहीं प्रैक्टिकल लगता। एज ए लॉयर मैंने सारा टाइम क्रिमिनल लॉ में ही प्रैक्टिस की है, तो उस हिसाब से अगर आप मॉब लिंचिंग, अगर आप उसको बहुत हीनस और बहुत सीरियस अपराध मानते हैं तो उसमें
ये मिनिमम मैक्सिमम सजा का डिस्क्रिप्शन ही क्यों रखना था? एक तो ये बात है। और बहुत सारी खामियां हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। और जब तक वो चीज जिसपे बहस ही नहीं हुई और जिसको भी अब प्रैक्टिकल रूप में वो उतरी ही नहीं है, उसकी हम बिल्कुल नहीं ये 100% क्लेम कर सकते कि ये न्याय को सुनिश्चित करेगा और सकारात्मक ही इसके वो होंगे परिणाम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डॉक्टर दीपा सिंह जी की ओर से रखे गए हैं। आशुतोष जी, मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ा सा बात करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उन्होंने बात की कि उसे आप किस तरीके से उसे ठीक करेंगे, फिर एक्सक्लेमेशन इज ऑब्सक्योर, उसकी जो कानूनी भाषा है उसको, ये तमाम जो चीजें हैं अभी तक ये डिफाइन नहीं की गई हैं। सिर्फ नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है, कुछ घटा दिया कुछ बढ़ा दिया। बेसिकली बात तो यही है ना कि न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी कैसे, आपने उसको डिफाइन नहीं किया है। सिर्फ कन्फाइनमेंट या फिर जो एक कहें अधिकतम जो सजा है, मैक्सिमम सजा, ये तमाम इन चीजों पर बातचीत करके क्या सुनिश्चित किया जा सकता है कि न्याय मिलेगा और जल्द मिलेगा? आशुतोष जी प्लीज इसे थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा अपनी ओर से। गीत जी, मैं भी डॉक्टर दीपा सिंह को बड़े ध्यान से सुन रहा था। क्रिमिनल लॉयर की अच्छी अधिवक्ता हैं और जैसा मैंने कहा कि कानून के जो बदलाव आ रहे हैं, ये बदलाव कितने इफेक्टिव होंगे जब इम्प्लीमेंट होंगे, उसके बाद इनका रिपरकशन, इनका क्या असर आ रहा है, ये अभी देखने पे पता लगेगा। काफी लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या लगता है किस तरीके के रिपरकशंस हो सकते हैं? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो कानून है इसमें भी काफ़ी लूप होल्स हैं। लूप होल्स को, गैप्स को फिल करना बहुत ज़रूरी है। आप जो जस्टिस को स्पीडिफाई करना चाहते हैं, स्पीडिफाई करने के लिए हमने आर वी इक्विप्ड फॉर दैट? क्या हमने निचली अदालतों को इसके लिए तैयार करा है कि उसको कानून को जल्दी से जल्दी, मतलब कि इसके केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए? करोड़ों केस भारतीय कोर्टों में पेंडिंग चल रहे हैं, जिनको 20-20 साल, 30-30, 40-40 साल तक हो गए। उनके लिए भी हमारी अदालतें इक्विप नहीं है। पहले तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करने के बाद जो लूप होल्स हैं, जहाँ गैप है, उनको फिल करना बहुत अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए। अभी बहुत जल्दी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे, बुरे इफेक्ट आएंगे। कॉइन हैज़ टू साइड्स, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड। हमको इसको थोड़ा सा वेट, वॉच एंड सी करना होगा। वंस दीज आर इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद भी क्या क्या कमी है उसको भी बदलाव करना, उनको भरना, गैप्स को फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। और न्यायिक प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अभी तक पेपर वर्क कितना चलता आ रहा है कि निचली अदालतों में पेपर वर्क करते करते 5-5, 10-10 साल निकल जाते हैं। केस को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाता। अगर जज अधिवक्ता चाहें, अधिवक्ता भी अपनी तरफ से डिली टैक्टिस अपना करके केस को डिले करते जाते हैं, जिससे कि उसके अपराधी को सजा मिलने में सजा नहीं मिल पाती जल्दी से। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना जल्दी जस्टिस होगा उतना विक्टिम को जस्टिस मिलेगा। जब सालों साल उसको कोई केस को डिसाइड नहीं होता तो उसको क्या मिलेगा? जितना केस होता जाता है, मुलजिम को उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता जाता है धीरे धीरे। तो हमें अभी सरकार को, कानून मंत्रालय को इसमें काफ़ी बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी कह करके कुछ धारा को घटा करके बढ़ा करके जैसा कर दिया कि 500 गया, मतलब कहा जा सकता है कि प्रैक्टिकल सोच, मतलब जो प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं इन तमाम चीजों को, तो एक डेफिनेटली नई उम्मीदें तो जरूर जगी हैं इसके नाम बदल देने से या फिर कुछ ऐड या फिर कुछ घटा देने से। लेकिन सर इसके नतीजे किस तरीके, क्योंकि वो देखना होगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक फासले समय पर ना जब न्याय हासिल करने में बाधा आती है तो लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए लोगों का जो न्यायिक प्रक्रिया पे जो है जो विश्वास है ना वो डगमगा जाता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से उस बाधा को ही दूर करने की यहाँ पर जरूरत है। अब देखना यह है कि नई उम्मीद जगती है तो फिर जगी है तो फिर अब आगे होगा क्या, बात हम उसी पर कर रहे हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज की भी बात, लेकिन हाँ बिग मिसेस की बात करना भी उतना ही जरूरी जो अभी हमने चर्चा की है। लेकिन हाँ अभी तक जो सिचुएशन रही है, मैं यहाँ पर क्योंकि एक संदर्भ के तौर पर बात जरूर यहाँ पर करना चाहूंगी डॉक्टर दीपा जी, आशुतोष जी, जो यहाँ पर कहें कहीं केस था ब्रिजभूषण शरण सिंह का, सांसद जो रहे, उन पर हम गौर कर सकते हैं। उनको संदर्भ में रखते हुए कुछ सवाल हैं, बात उस पर भी होगी।
हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी ना किसी तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया जो एक बड़ी आबादी वाला देश है, उसके सिस्टम में भी कुछ चुनौतियां तो हैं, कुछ चैलेंजेस तो हैं। जब हम सामाजिक और आर्थिक तौर से व्यवहार की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी खाई है। उस खाई को फिल करने की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी को लेकर कुछ सवाल हैं जिस पर अब हम आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर दीपा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर और आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट। डॉक्टर दीपा जी, जब आपराधिक व्यवस्था में, इस आपराधिक सिस्टम में जब हम रसूखदार लोगों की बात करते हैं, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले मैं बात कर रही थी, वो जो WFI के जो चीफ हैं रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उस पर कुछ पहलवानों ने, कुछ रेसलर्स ने जो था आरोप लगाया था छेड़खानी का, उन पर इस तरीके का आरोप लगा और वो इससे बरी हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम ऐसे रसूखदार आपराधिक लोगों की बात करते हैं तो वो अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर IPC, CRPC या फिर एविडेंस एक्ट से जुड़े कायदे कानूनों से लंबे वक्त से बचने में कामयाब रहते हैं। अब इस मामले पर क्या होगा? क्या लगता है कि ऐसे रसूखदार जो लोग हैं वो ऐसी चीजों से आसानी से बच निकलेंगे, या फिर उन पर भी एक बड़ा चार्ज जब लगा है तो शिकंजे में वो भी आएंगे? क्योंकि अभी तक तो वो बच निकलने में कामयाब हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह उसमें से तो एक हैं। आप ब्रजभूषण वाला मामले को कह रही हैं, आप मणिपुर में जो हो रहा है उससे क्या आंख मूंद सकती हैं? बिल्कुल, सारा देश आंख मूंद सकता है जी। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने बहुत पहले एक लाइन पढ़ी थी कि बिगेस्ट एनिमी ऑफ पुअर इज नॉट रिच, इट इज जस्टिस। पुअर इंसान का जो सबसे बड़ा शत्रु है ना, वो अमीर नहीं है, जस्टिस है, उसको जस्टिस नहीं मिलता जी। तो ये सोशल रियलिटी पहले भी यही थी, आज भी यही है, और अगर हम लोगों ने अपनी सोच नहीं बदली तो आगे भी यही रहने वाली है। मैं नहीं मानती कि कानून में खिलवाड़ करके, सर्जरी करके और सेक्शन ऐड करने से, हटा देने से ये सब हो जाता है। CRPC में इतनी अच्छी अमेंडमेंट्स आई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप अक्यूज को पेश करेंगे जिससे आने लाने ले जाने का टाइम वेस्ट ना हो, और रिकॉर्डिंग हो जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, पीड़िता के बयान ऑडियो वीडियोग्राफ होंगे। क्या हुआ आज तक? ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बहुत टाइम तो वो कनेक्ट करने में ही लग जाता था, तो उससे लगता था कि चलो इतने हम वीडियो से कनेक्ट करेंगे, ऑडियो से कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, इतने चलो डेट ही डाल देते हैं, अगली डेट पे हो जाएगा। तो ये सिर्फ कानून की बात है ही नहीं, ये सारी व्यवस्था की बात है। हर कोई इन्वॉल्व है, हर किसी के प्रयास से फर्क पड़ेगा। सिर्फ कानून में छेड़छाड़, बदलाव, कॉलोनियल भारतीयता के नाम पे आप कुछ भी ले आइए, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ प्रयास किया जा सकता है, और वो प्रयास कैसे सफल होगा, वो सबकी सोच और सबके मिले जुले प्रयास से ही हो पाएगा। प्रयास से ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने इनिशियली कहा था कि भाषा को सरल बनाया जा सकता था, कानून को हल्का भी बनाया जा सकता था। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज सो मच ओवरलैपिंग। पॉक्सो एक्ट है, स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, PNDT एक्ट है, UAPA है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी धाराएं अभी भी वहां पे IPC में ऐसी की ऐसी ही रखी हैं, जिसमें फिर वो कहते हैं कि अच्छा, कोई भी अपराध अगर 2 उसमें अपराध है तो सजा कौन सी देंगे, कैसे देंगे, वाई, क्यों इतना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं? क्यों स्क्रैप नहीं कर देते? IPC पे एक जनरल कानून है, तो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की एक अपनी पावर ज्यादा है, इन्वेस्टिगेशन स्कीम अच्छी है, बेहतर है, बहुत स्ट्रिंजेंट उसके वो हैं, तो उसमें उसी को रहने देना, ओवरलैपिंग क्यों करते हैं ये? IPC में बहुत सारे धाराओं को ये बिल्कुल अच्छे से हटा सकते थे, जिनके लिए, जिन धाराओं के उद्देश्य के लिए एक स्पेसिफिक कानून आ चुका है। सरलता नहीं, इसको हल्कापन भी लाने की बहुत जरूरत थी। वही बात है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसे बनाया हुआ है, इसे इजी करने की यहाँ पर जरूरत थी। आशुतोष जी, मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि रसूखदार एक ताजा उदाहरण जो मैंने दिया, हालांकि मणिपुर का भी जिक्र जो है डॉक्टर दीपा सिंह जी ने कर दिया है। क्या लगता है कि ये जो एक नया क्लेवर इसे इन कानूनों को दिया गया है, इससे जो मिडिल क्लास
गरीब तबके के लोग, फिर रसूखदार, ये जो इन लोगों के बीच में खाइयां हैं, जो एक भेदभाव है, क्या वो भेदभाव खत्म हो पाएगा? गीत जी, जब तक हम इस भेदभाव को खत्म नहीं करते, गरीब अमीर रसूखदार और एक साधारण नागरिक में भेदभाव नहीं करते, न्याय मिल नहीं सकता। यहाँ पे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति वीआईपी व्यक्ति अपने को मानना जाता है। एयरपोर्ट पे जाएं, बहुत से लोग अपने सिक्योरिटी चेक नहीं कराना चाहते, वो अपने को इतना वीआईपी समझते हैं। बाहर के देशों में वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं है। जब तक हम इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म नहीं करेंगे, अभी WFC के आपने बात करी, वर्ल्ड इंडियन एसोसिएशन के ब्रजभूषण जी की, जब उन पे एक पॉक्सो केस लगाया, सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाना था। अरेस्ट होने के बाद भले ही वो कोर्ट से अपनी जमानत कराते, कुछ कराते, लेकिन बिना अरेस्ट किए उनको कैसे बरी कर दिया गया। ये एक ज्वलंत उदाहरण नहीं है, और ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। अभी कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी आए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश ने कहा कि अगर आप इस तरह का चाहते हैं तो कानून में बदलाव लाइए, कानून में बदलाव लाइए तो आपको फैसले मिलते हैं। आप जुडिशियरी को प्रेशराइज मत कीजिए किसी पर्टिकुलर, आप अपना मन चाहा फैसला लेने के लिए। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। जी ठीक है, तो आशुतोष जी, क्योंकि जी बिल्कुल, आप क्योंकि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, मैं आपसे, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, तो मैं चाहूंगी इस पर भी जाते जाते आप अपना एक टेक जरूर दें। ये जो क्रिमिनल लॉज हैं, ये इस पर जो एक प्रपोज्ड बिल लाया गया है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे किसी ना किसी तरीके की कोई पॉलिटिक्स है? इज देयर एनी पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस प्रपोज्ड बिल ऑफ क्रिमिनल लॉज? देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए लगता तो जरूर है। ओके, देयर इज समथिंग, ठीक है। और कानून में बदलाव भी आना जरूरी था, क्योंकि काफी पुराने कानून चल रहे हैं, उनमें आज हमारी संख्या में बदलाव आया है, आज लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके हिसाब से साइबर लॉ पहले नहीं होता था, साइबर लॉ भी आ गया है, उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। समय के हिसाब से कानून में बदलाव जरूरी थे, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, आने वाले समय को देखते हुए कुछ बदलाव उसको भी देखते मद्देनजर में रख करके किए गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी बदलाव किए गए हैं उसका रिपरकशन हमारे को देखना होगा, और इसके बाद भी अगर कुछ बदलाव है तो उनको बदलाव को ला करके जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके कानून का केसेस का शीघ्र निपटारा होना चाहिए। कितने सालों साल करते करते जो कानून का अपना वो चाहता है कि मेरे को न्याय मिले, उसको सालों साल इंतजार करनी पड़ती है। कितने लोगों की बीच में मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उनके वारिस लोग उस केस को आगे चला पाते नहीं। तो इट मींस के हम जब शुरुआत कर रहे थे, इस चर्चा की शुरुआत कर रहे थे, हमने अमित शाह को भी सुना जो प्रपोज कर रहे थे अभी फिलहाल इन लॉज को लेकर, इन बिल्स को लेकर, और एक तरफ थे पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल, जिन्होंने कुछ बड़े पॉइंट्स उठाए थे, और आज उन्हीं को ही संदर्भ में रखते हुए ये जो चर्चा हमने की थी, आज का ये जो डिस्कशन हमारा रहा है, उसका कंक्लूजन यही है कि ये जो प्रपोज्ड बिल लाया गया इन क्रिमिनल लॉज पे, देयर आर सम बिग मिसेस, और उसको छुआ नहीं गया है सरकार की ओर से, क्योंकि कुछ चीजों को क्लैरिफाई नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसे में इसके रिपरकशंस या फिर इसका एक पॉजिटिव जो कहें बदलाव किस तरीके का होगा, वो अभी वो देखने के लिए भी हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिलहाल ये जो चर्चा हमने की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर दीपा सिंह का। थैंक यू सो मच मैम, अपने पॉइंट्स रखने के लिए। आज तमाम पहलुओं पर आपने बड़ी ही बारीकी से जो है बात की है, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को लेकर जो आपने बात कही थी, डेफिनेटली उन पर बात होना जरूरी भी है, प्रैक्टिकल होना ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। सो थैंक यू सो मच दीपा सिंह जी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। सरकार के इस आश्वासन से, हम इसे आश्वासन ही कहेंगे, जो संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बीते शुक्रवार को बातें कही, इस आश्वासन से डेफिनेटली उम्मीदें ही जगी है, लेकिन इसके साथ साथ नतीजे कैसे होंगे, सवाल यह भी है कि सामाजिक और आर्थिक फासले, समय पर न्याय हासिल करने में क्या ये जो तमाम चीजें जिस पर आपने यानी कि सरकार ने बात की है, क्या ये बाधा नहीं बनेंगी? इन तमाम चीजों को देखना होगा। फिलहाल तो अभी ये संसद में ही कानूनी रूप लेंगे और उसके बाद पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस बदलाव को लेकर, हमें जरूर लिखेगा, और लिखने के लिए आप नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर हमें लिख सकते हैं, info@justbroadcasting.com,
या geet@justbroadcasting.com पर। आपकी ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इसी के साथ इजाजत, नमस्कार।